नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 2 वंदे भारत ट्रेनों सहित कई बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लखनऊ में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, भारत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा, सरकार ने खाद्य सब्सिडी दोगुनी और उर्वरक सब्सिडी बढ़ाई। त्रिपुरा में वरिष्ठ नेताओं ने प्रचार अभियान तेज किया। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद 375 उम्मीदवार मैदान में। और क्रिकेट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ नागपुर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट के दूसरे दिन 144 रन की बढ़त ली। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों से रेलवे क्षेत्र में क्रांति आ गई है और नागरिकों में आरामदायक यात्रा का अनुभव करने के लिए उत्साह पैदा हुआ है। श्री मोदी आज दोपहर मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाने के बाद बोल रहे थे। मुंबई सोलापुर और मुंबई शिरडी रेल सेवाओं के उद्घाटन के साथ देश भर में चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों की कुल संख्या 10 हो गई है। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में 4 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियां हैं और यह देश का पहला राज्य है जहां 2 अंतर्राज्यीय वंदे भारत रेल सेवा। उन्होंने कहा कि इस सेवा से सभी वर्गों के लोगों को लाभ पहुंचेगा और राज्य भर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सहयात्री का मनोरम दृश्य सभी यात्रियों के लिए आनंद का क्षण होगा। इस बात पर जोर देते हुए वंदे भारत रेलगाड़ियां विकासशील भारत के पैमाने और गति का प्रतिनिधित्व करती हैं। देश के 17 राज्यों के 108 जिले वंदे भारत एक्सप्रेस से कनेक्ट हो चुके हैं। देश भर के सांसद जब भी मिलते हैं तो यही मांग करते हैं कि हमारे यहां भी वंदे भारत ट्रेन चला दीजिए। मुझे खुशी है कि आज मुंबई के लोगों का जीवन आसान बनाने वाले प्रोजेक्ट भी यहां शुरू हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने सांताक्रूज चेंबूर लिंक रोड और कुरार अंडरपास का भी उद्घाटन किया। इस अंडरपास से मुंबई में सड़क पर भीड़भाड़ कम होगी। श्री मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे पर खर्च किया गया हर पैसे से नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सड़कें, हवाई अड्डे, जलमार्ग और रेलवे जैसी सुविधाओं से आम आदमी का जीवन आसान बनेगा। इस अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई में परियोजनाओं के लिए 2000 करोड़ सहित महाराष्ट्र में रेलवे परियोजनाओं के लिए 13,500 करोड़ रुपए के आवंटन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और जिस प्रकार से इस बजट में रेलवे के लिए महाराष्ट्र को 13,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी आपने दिया। 124 स्टेशन महाराष्ट्र के जिस प्रकार से डेवलप हो रहे हैं और ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस ये तो एक आइकॉनिक स्टेशन के रूप में यहां पर डेवलप हो रहा है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 2 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के उद्घाटन के साथ यात्रियों में काफी रोमांच और उत्साह देखने को मिला। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उत्साही यात्री प्रतीक्षा राय ने वंदे भारत रेलगाड़ियों की शुरुआत को अच्छा बताया। Hi, my name is Pratiksha Rai and I am currently traveling in Vande Bharat and it feels great to travel in this train because it is so spacious, it has all the new technologies and to be a part of this experience feels really great. So I just hope we have much more trains like these running around in India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह मुंबई के मरोल में अल्जीमिया तो सैफिहा अरबी अकादमी के नए परिसर का भी उद्घाटन किया। दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख परम पावन सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री मोदी ने उद्घाटन पट्टिका का अनावरण किया और फीते को औपचारिक रूप से काटने के साथ अरबी अकादमी का आधिकारिक उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा कि बोहरा समुदाय इस बात का एक समृद्ध उदाहरण है कि कैसे परंपराएं और आधुनिकता साथ साथ चल सकती हैं। कोई समुदाय, कोई समाज या संगठन उसकी पहचान इस बात से होती है कि वो समय के अनुसार
अपनी प्रासंगिकता को कितना कायम रखता है। के साथ परिवर्तन और विकास की इस कसौटी पर दाऊदी बोहरा समुदाय ने हमेशा खुद को खरा साबित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विश्व की समृद्धि और उज्जवल भविष्य भारत की समृद्धि में अंतर्निहित है। श्री मोदी लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि एक बाजार के रूप में भारत अब समेकित बन रहा है और सरकारी प्रक्रियाएं साधारण बन रही हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही के सरकार का बजट यही दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, हरित विकास और सामाजिक बुनियादी ढांचे समेत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के बहुत अवसर हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत मजबूरी के कारण नहीं कर रहा बल्कि दृढ़ विश्वास से सुधार कर रहा है। भारत की इकोनॉमी के आज के सामर्थ्य और यहाँ के मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को भी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आखिर पैंडेमिक और वॉर के शॉक के बाहर निकलकर भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कैसे बना है। आज दुनिया की हर क्रेडिबल वॉइस ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे ही तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ वाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। डीडी नेशनल सीरियल स्वराज बिंज वॉच मोड पर शनिवार और रविवार 11 फरवरी 1 बजे से देखना न भूलें। सुनिए स्वराज का ऑडियो संस्करण शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे से ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था की बहाली के लिए पूंजीगत व्यय का रास्ता अपनाया है। लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बजट इस पृष्ठभूमि के साथ पेश किया जा रहा है कि भारत महामारी से बाहर आ रहा है और बहाली का रास्ता भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि समस्याओं का सामना करने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि नई कर व्यवस्था को बहुत आकर्षक बनाया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य भी बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने खाद्य सब्सिडी में कटौती के विपक्ष के आरोप को बेबुनियाद बताया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि खाद्य सब्सिडी को लगभग दोगुना कर 1,97,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए उर्वरक सब्सिडी को बढ़ाकर 2,25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022 में कुछ राज्यों में कुछ फसलों के लिए किसानों की आय 2018 की तुलना में दोगुनी हो गई है। जनता के बीच मोटे अनाज के पोषण लाभों को लोकप्रिय बनाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने आज नई दिल्ली में अपनी प्रमुख पत्रिका योजना के प्रख्यात लेखकों की पैनल चर्चा आयोजित की। पैनल में पोषण विशेषज्ञ, स्तंभकार, पत्रकार और मोटा अनाज के पुनरुद्धार के लिए समर्पित स्टार्टअप के संस्थापक शामिल थे। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रकाशन विभाग की महानिदेशक अनुपमा भटनागर ने कहा कि उनका विभाग दशकों से योजना में जनता से संबंधित मुद्दों को प्रकाशित कर रहा है। उन्होंने कहा कि योजना के जनवरी संस्करण में मोटे अनाज के पोषण लाभों पर काफी बल दिया गया है। पब्लिकेशन डिवीजन का हमेशा ही ये एम रहता है कि हमारे जो योजना हमारी फ्लैगशिप जर्नल है तो उसमें हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लें। तो जनवरी इश्यू हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स पर था और अपने ऑथर्स से कनेक्ट करने के लिए हम लोग ने सेमिनार किया है, क्योंकि हमें लगा कि मिलेट्स के बारे में जो उसके बेनिफिट्स हैं उसके बारे में अभी हमें और बहुत कुछ करने के लिए बाकी है। इसके लिए हमने ये फर्स्ट टाइम ये सीरीज हमने स्टार्ट करी ऑथर्स कनेक्ट, ये इसका फर्स्ट प्रोग्राम था।
त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता किरेन रिजिजू और मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आज पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव रैलियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता माणिक सरकार और सीताराम येचुरी तथा तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी भी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार में जुटे हुए हैं। मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए 36 महिला उम्मीदवारों सहित 375 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आज नाम वापसी लेने का आखिरी दिन था। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार आज किसी भी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया। चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। 60 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने पहली पारी में 7 विकेट पर 321 रन बना लिए थे। रविंद्र जडेजा 66 और अक्षर पटेल 52 रन बनाकर क्रीज पर थे। कप्तान रोहित शर्मा ने 120 रन बनाकर अपने करियर का 9वां शतक लगाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पिन गेंदबाज टॉड मर्फी ने अब तक 5 विकेट लिए हैं। पहली पारी के आधार पर भारत को 144 रन की बढ़त हासिल है। महिला क्रिकेट 2020 विश्व कप में आज से दक्षिण अफ्रीका शुरू हो रहा है। पहले मैच में मेजबान दक्षिण अफ्रीका का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से शुरू होगा। भारत का पहला मैच रविवार को पाकिस्तान से होगा। 2 संस्करणों के सफल आयोजन के बाद कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में आज हिमपात के बीच खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का तीसरा संस्करण पूरे उत्साह के साथ शुरू हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जम्मू कश्मीर के युवाओं की खेलों के प्रति क्षमता और प्रतिभा की सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के युवाओं की क्षमताओं और प्रतिभा की सराहना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र शासित प्रदेश में खेल संस्कृति को बनाने और विकसित करने के लिए केंद्र हर संभव सहायता प्रदान करेगा। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं में क्षमता भरी पड़ी है, जो अब खेलों को एक मंच के रूप में अपना भविष्य संवारने में लगे हुए हैं। इस अवसर पर उपस्थित उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शीतकालीन खेलों के लिए गुलमर्ग को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार के लिए गुलमर्ग बारामूला से मैं सुनील कौल। मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया युवा खेलों के अंतिम दिन से पहले महाराष्ट्र ने अब तक 47 स्वर्ण, 51 रजत और 44 कांस्य पदक के साथ कुल 142 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान बरकरार रखा है। हरियाणा 38 स्वर्ण सहित कुल 99 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। मेजबान मध्य प्रदेश 32 स्वर्ण, 21 रजत और 26 कांस्य पदक लेकर तीसरे नंबर पर है। राजस्थान 38 पदकों के साथ चौथे और केरल 44 पदक के साथ 5वें नंबर पर है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली नुकसान दर्ज हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.2% के नुकसान से 123 अंक गिरकर 60,683 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.2% की गिरावट से 37 अंक गिरकर 17,856 के स्तर पर दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे की मामूली बढ़त से 82 रुपये 50 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर रहा और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव बढ़त से $86.31 प्रति बैरल के स्तर पर दर्ज हुए। आकाशवाणी समाचार के लिए अमित गोयल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आने वाले 25 वर्ष में भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए एकजुट प्रयास करने का आह्वान किया है। आज भुवनेश्वर में रामादेवी महिला विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हम सभी को कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि अब पूरा विश्व G20 में भारत की अध्यक्षता की ओर देख रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 2 वंदे भारत ट्रेनों सहित कई बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया। लखनऊ में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, भारत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। लोकसभा में बजट पर चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा, सरकार ने खाद्य सब्सिडी दोगुनी और उर्वरक सब्सिडी बढ़ाई है। त्रिपुरा में वरिष्ठ नेताओं ने प्रचार अभियान तेज किया। मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए नाम वापसी के बाद 375 उम्मीदवार मैदान में। और क्रिकेट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ नागपुर में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन 144 रन की बढ़त ली। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।